शुभकामनाओं सहित। तो स्वागत है आपका जीके उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद तरुण डोभाल के साथ। तो हम 2021 का जो लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसे सॉल्व कर रहे हैं। और जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो ये तो नहीं होता कि वही क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन एक हमारा आउटलाइंस तैयार हो जाती हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और हमें अपनी जो स्टडी करनी है वो किस हिसाब से करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने 14 प्रश्न तक सॉल्व किया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका उद्देश्य था कि प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना और भारत को आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आगे बढ़े। तो 1995 आगे आता है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए। तो शिक्षकों हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किए गए वो 1998 में, सॉरी 58, 1958 से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती रही है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अब शिक्षण जो अभिरुचि है उससे संबंधित प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिन्हें हम क्या कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, इसमें टीम स्पिरिट होती है, खेल हो गया, और ये उपरोक्त सभी तो सही है ये व्यक्तित्व निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन द्वारा अधिगम जो लर्निंग होती है वो किस क्षेत्र में नहीं होता है बोल रहा है। तो 3 क्षेत्र हमें पता है, एक संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र और ये सभी। तो इनमें से जो भावात्मक क्षेत्र होता है इसमें जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है इसके द्वारा अधिगम नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो एजुकेशन एंड मैन नाम की जो पुस्तक है इसको F.A. फ्रोवेल ने लिखा था। और F.A. फ्रोवेल कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की थी। और ये पुस्तक जो है एजुकेशन ऑफ मैन, ये मानव विकास के विषय से संबंधित प्रमुख पुस्तक है। तो F.A. फ्रोवेल इसका आंसर है, एजुकेशन एंड मैन। आगे आंसर देखो, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता F.A. फ्रोवेल। इससे पहले हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे F.A. फ्रोवेल। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। शिक्षण कौशल, अब शिक्षण कौशल जो होगा वो शिक्षकों से संबंधित है, तो इससे जो कौशल विकसित होगा वो होगा शिक्षण का कौशल। शिक्षण की जो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो टीचिंग कहें या माइक्रो स्किल्स होती हैं इनका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि शिक्षण हमारा बहुत ही प्रभावशाली हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे पहले माइक्रो शिक्षण की बात भी कर रहे थे, तो ये कह रहा है कि माइक्रो शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो जो सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है B.Ed ट्रेनिंग के दौरान आपने देखा होगा, तो इसमें छोटे छोटे जो कौशल होते हैं उनको विकसित किया जाता है जिससे कि वो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते। तो शिक्षण कौशलों का विकास करना ही सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो B.F. स्किनर का नाम आपने खूब सुना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा, ये हमें विश्वास है आपने B.Ed किया हुआ है। तो B.F. स्किनर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि UGC की स्थापना हुई थी। अब जो UGC की स्थापना है
इसमें 1953, 1956, 1958, 1960। तो 1958, 1960 को तुम सीधे सीधे छोड़ दो। अब आती बात 1953 और 1956। तो विधिवत यदि हम कहें तो 1956 में ही यूजीसी की स्थापना हुई है। और यूजीसी करता क्या है, यह विश्वविद्यालयों को एक तो मान्यता प्रदान करता है और साथ ही जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उनको अनुदान भी प्रदान करता है। और यूजीसी का जो गठन हुआ, जो स्थापना हुई, जो हमारा उच्च शिक्षा आयोग बना था और किसकी अध्यक्षता में बना था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना था। तो राधाकृष्णन समिति के अनुशंसा पर ही 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है में शिक्षा पर विचार किया गया, प्रत्यागमन के रूप में, दूसरा निवेश के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। तो स्पष्ट कर हो जाता है यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा को माना गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? एक इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हमें दूरगामी परिणाम देता है और अच्छा परिणाम देता है। तो निवेश के रूप में विचार किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? शिक्षण सहायक सामग्री तो बहु इंद्रिय उपागम। अब देखो हम कहते हैं कि मल्टी सेंस जितने यूज होंगे हमारे टीचिंग में उतना ज़्यादा प्रभावशाली हमारा शिक्षण कार्य होगा। मल्टी सेंसरी, जैसे हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसके कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उसका जो एक प्रभाव होगा वो दीर्घकालिक प्रभाव होगा। इसलिए शिक्षण सहायक जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है। DLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल या असिस्टेड मटेरियल्स जो होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन है उसके मूल कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जो ली थायर ने कहा कि जो संप्रेषण है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE आपने सुना होगा कि स्थापना कब हुई? तो जो NCTE की स्थापना हुई वो हुई 17 अगस्त 1995 को। ठीक हो गया। और किसके तहत हुई? ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम जो 1993 में बना था उसके तहत ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और डेट है 17 अगस्त 1995। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? शिक्षण विधि की बात कर रहा है। अब शिक्षण विधि वो विधियां होती हैं जिनमें छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन होता है। तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन की विधि है, व्याख्यान विधि है, लेक्चरर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है जिसमें क्वेश्चन प्रोव करते हैं हम, अन्वेषण है, वाद विवाद है, चर्चा है, ह्यूरिस्टिक है। लेकिन कहानी कथन किसी भी प्रकार की कोई शिक्षण विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। व्यक्तिगत अनुदेशन ठीक हो गया, स्वगति अपनी गति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, उपरोक्त तो सही। तो ये तो पता चल ही रहा है कि उपरोक्त सही है। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, खोजपूर्ण प्रश्न, ये सभी हैं। लेकिन सत्ता की आलोचना करना तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बिना मतलब
बहुत ज़्यादा ध्यान दिए बिना भी हो जाए कि सत्ता की आलोचना करना, तो कहीं से भी हम इसको सकारात्मक नहीं मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन के क्षेत्र से, मूल्यांकन के क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? सीमित, असीमित, संकुचित, विस्तृत। विस्तृत क्षेत्र है मूल्यांकन का क्षेत्र। अभी एक बार और देखते हैं इस प्रश्न को कि इसी तरह से प्रश्न कुछ अलग सा लग रहा है। मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित, असीमित, संकुचित, विस्तृत। विस्तृत क्षेत्र है मूल्यांकन। व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। अब व्यवहार परिवर्तन किस किस हिसाब से होगा, क्या उसका उपागम होगा, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, तो इसलिए विस्तृत है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कथन है। शिक्षक पर शिक्षित किए जा सकते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं। तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये अपने आप में एक असत्य कथन लग रहा है। तो बिना सोचे समझे लिख सकते हो कि टीचर्स आर नॉट बॉर्न, आर नॉट इन बॉर्न नहीं होते, दे आर नॉट इन बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। एक्वायर करते हैं ना शिक्षक बनने के लिए योग्यताओं को, जन्मजात नहीं होते हैं। जिन्हें हम कहते हैं उसको तो हम कुछ सीखते हैं, जन्म के बाद हम चीज़ें सीखते हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता कि जो शिक्षण जन्मजात कहा जा सके, तो अपने आप ही लग रहा है अलग। आगे बढ़ देते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग सीधे आंसर था इसका। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसे मुदालियर कमीशन आपने सुना होगा। मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, या मुदालियर कमीशन ही माध्यमिक शिक्षा आयोग है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना का प्रारंभ हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो परियोजना है वो अप्रैल 1980 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रूसा, पूरा नाम बोल रहा है ये रूसा। तो रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ये किसके द्वारा प्रयोजित है? भारत सरकार द्वारा इसे प्रायोजित किया जाता है। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, प्रोसेसिंग करता ही है। लेखा परीक्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण की न्यून आपूर्ति भी ये कर लेता है। इसे हम सीखते हैं, आजकल देख ही रहे हैं, काफ़ी यूज हो रहा है। लेकिन मूल्य विकास जो वैल्यू का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, जो टेक्नोलॉजी है उसकी यहाँ पर ये लिमिट हो जाएगी, डिमेरिट हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, या उस कमी कह सकते हैं। तो शिक्षक ही मूल्य विकास में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया था, और इसका गठन 1964 में हुआ, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें भी मैं बता दूं कि जो मुदालियर कमीशन था उसने त्रिभाषा सूत्र दिया था, और इस त्रिभाषा सूत्र में जो संशोधन किया गया वो कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। फिलहाल तो प्रश्न पर ही जाते हैं। क्या है कोठारी आयोग का गठन 1964 में, और लगभग 600 कुछ पेज का, 642 ये 92 पेज की इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? तो ये सुझाव भी कोठारी आयोग का ही था। कोठारी आयोग ने ही, जिसको कि हमने कब 1964 में गठित कर दिया था, 1966 में इसने अपने सुझाव दिए थे। तो उन सुझावों में था कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक है शिक्षक, छात्र, अभिभावक, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। करिकुलम होगा, छात्र के अनुसार होगा, शिक्षक उसी तरह, तीनों का आपस में संबंध है। मुख्य घटक करिकुलम पे स्टूडेंट, पीपल एंड टीचर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM
बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया। तो ये ध्यान रखना है कि 2021 का प्रश्न था, तत्कालीन प्रश्न रहा, तो तत्कालीन मतलब करंट अफेयर्स में भी आते, तो उस समय पीवी सिंधु को इसका आंसर था, उस समय का प्रश्न रहा था ये। आगे बढ़ते हैं। 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। जैसे रामानुजम कप भी है इससे संबंधित, यूथॉन कप है, विश्व कप तो है ही। तो लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रा गोल्ड कप का प्रश्न पूछा गया तो उसी का उत्तर देते हैं टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया। तो 2021 का तो नियरेस्ट ही क्वेश्चन था वो। तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के लिए बिल पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि कहाँ है, श्रीहरिकोटा में, से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। तो ये हुआ 22 जुलाई 2019 को। ठीक हो गया। और विकास किसने किया था इसका, इसरो का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो प्रक्षेपण या जो चंद्रयान अंतरिक्ष यान जो भेजा गया, तो इसका जो विकास कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। तो उस समय यह पुरस्कार किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन जी को। और अभी जो लेटेस्ट है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया पुरस्कार है, जो दिया गया हाल में दिया गया था। तो करंट के प्रश्न भी आते रहते हैं, तो आप बनाए रखें इनमें अपनी नज़र। श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये प्रश्न भी तत्समय का है। सुंदर पिचाई का नाम चल रहा है तो चल रहा होगा उस समय, तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं करंट ऑफ जो क्वेश्चन बनता है, क्यों उसकी पूछने की एक संभावना बनी रहती है। तो अल्फ़ाबेट इंक और गूगल LLC ये दोनों के क्या थे, CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ हुआ था। COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो 25वां सत्र था ये 2019 में हुआ, और ये हुआ मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन। तो स्पेन के मैड्रिड में ये सम्मेलन किया गया। करंट वाले क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, पिछले करंट पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओस्लो समझौते से संबंधित था। तो ओस्लो जो समझौता था वो वर्ष 1993 में हुआ था, वर्ष 1993 में। और किसके बीच हुआ था ये इजराइल सरकार और जो फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा थे उनके बीच ये समझौता हुआ था। अभी तो देख ही रहे हैं आप कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या क्या मामला चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे। तो ये प्रश्न अब कैसा प्रश्न हो गया, ये परमानेंट टाइप के प्रश्न है। ये तो अभी करंट अफेयर्स से इससे पहले कुछ चल रहे। तो जो 243 है, अनुच्छेद 243, इसका संबंध क्या है, पंचायती राज से है। त्रिस्तरीय पंचायत आपने सुना होगा, उससे संबंधित है, पंचायती राज से। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस की बात करें हम तो 10 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है। तो जो भी मशाल होती है वो प्रतीक होती है कि उसको हम बुझने नहीं देते। और जिस चीज़ को हम बुझने नहीं देते इसका मतलब वो किस चीज़ का प्रतीक है, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी क्या होगी, निरंतरता। तो निरंतरता का प्रतीक है। कुछ प्रश्न तो आप सीधे सीधे इस तरह से भी देखेंगे। चलो
अभी विज्ञान वाला प्रश्न है। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। तो पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव हो सकते हैं। विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, फिर है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत लगाई जाती है। ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, गैल्वेनाइजेशन। हमें भी ध्यान है गैल्वेनाइजेशन। तो अच्छा, ये हिंदी में तो गैल्वनीकरण के इसको कह रहा है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि इसमें जंग न लगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष आपने सुना ही होगा, दूरी। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल, सौर प्लांट खूब लग रहे हैं, तो सोलर प्लांट क्या कर रहा है? जो सौर ऊर्जा है उसको, उससे क्या जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो वे कौन सी हैं? जैसे हमें पता है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पल्स जो हैं, वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित कणिकाएं हैं। टीकाकरण किसने शुरू किया था? ये तो पता ही है, ये तो क्वेश्चन आते हैं। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का नाम आपने खूब सुना होगा। तो टीकाकरण एडवर्ड जेनर। और सर्वप्रथम क्या किया था इन्होंने? कौन से टीके का आविष्कार किया था? इन्होंने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। चेचक बहुत ही जानलेवा था, तो इसको उन्मूलन में, चेचक का उन्मूलन बहुत ही आवश्यक था, तो इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तब से टीकाकरण का शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। सीधी ये बात माननी भी पड़ेगी, माननी क्या है ही, मतलब। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ो। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, लुढ़कते 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 उस पर घर्षण बल काम करता रहता है, रोकने का प्रयास करता रहता है, और एक बार वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो घर्षण बल लगने के कारण वो रुक जाती है, एक स्थिति की बात। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो इससे पहले भी एक कट किया था मैंने प्रश्न, वो दिख नहीं रहा, पर चलो आप 63 पे बढ़ जाते। 3 प्रश्न बीच में छोड़ रहे हैं, 3-4 प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसके अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। भले ही संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो वो कम है, और ये ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वो फोवन आल्प्स पर्वत, बुरान साइबेरिया, मिस्टर्न राइन घाटी, खामसिन मिस्र। खामसिन मुझे है पता, बाकी मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, पता। चलो यहाँ आंसर मिस्ट्रल बोलता है, मिस्टर राइन घाटी, ये गलत है। और जब पता क्या कि क्योंकि कह रहे कि जो मिस्ट्रल है वो आल्पस पर्वत से फ्रांस तथा स्पेन की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं, मिस्ट्रल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जलधारा शीत जलधारा है? तो इसमें बेंगुला जो जलधारा है वो शीत जलधारा है, बाकी ब्राजील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम या अंगुलहास जलधारा, ये तीनों ही क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। तो शीत केवल बेंगुला जलधारा है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क का सघनता, घनत्व के हिसाब से बोल रहा हो, तो बहुत ज़्यादा है, लंबाई नहीं, उसकी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो केरल ऐसा राज्य है। मेसाबी श्रेणी लो अयस्क, बिना सोचे समझे इसको कर दोगे तुम। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है, डॉगर बैंक, ये कह रहे हैं ये कौन से सागर में? तो उत्तरी सागर में। कौन सा? डॉगर बैंक।
आगे बढ़ते हैं।